जय हिंद साथियों। आज हम आए हुए हैं भौली गांव। ये बख्शी तालाब तहसील में गांव है और आज यहाँ आने का जो मकसद है हमारा वो है आज हम लोग एक किसानों के साथ में मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग का उद्देश्य है यहाँ पर एक किसानों को जोड़ करके इलाके के एक एफपीओ के निर्माण के लिए उनको जागरूक करना। तो ये जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि हम लोगों का बैनर लगा हुआ है किसान जागरूकता अभियान का। तो ये एक बेसिकली किसान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग आए हैं। तो मैंने सोचा कि जोड़ा अपना क्लासरूम वीडियो और हर्बल से हटके इन्हीं फसलों के संबंध में है, तो उससे हटके हम थोड़ा सा इस तरह का एक जो मीटिंग है या जो संगोष्ठी हो रही है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए और उसमें जो भी बातें हों वो आप तक पहुंचाई जाए। क्योंकि सरकार ने जो एक ये व्यवस्था चलाई है, जो एफपीओज बनाए जा रहे हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और उनको एक एसएफएसी यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल कंसोर्टियम, इसके तहत अगर आप एफपीओज बनाते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा सरकार देती है, लाखों रुपया देती है आपको सिर्फ उसको चलाने के लिए, उसको शुरू करने के लिए। तो ये जो जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर किसान भाइयों के साथ साझा की है, मेरा मकसद ये था कि ये और सब पूरे देश के किसानों तक पहुँचे, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाए उन तक पहुँचे। तो अब आने वाले वीडियो में आज के में आप हमारे साथ में जो भी और लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे वो सब आप बातें सुनेंगे, उनको शेयर किया जा रहा है आपके साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी इंक्वायरीज़ होंगी वो मुझसे आप बाद में ही पूछ सकते हैं। लेकिन आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज यहाँ पर इस मीटिंग में क्या क्या बातें की जाती हैं और क्या क्या किन किन विषयों पर हम लोग आज चर्चा कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा ये आप हमें बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अब हम शुरू करेंगे इस मीटिंग का कार्यक्रम। वो आ रही है, देखो उसमें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे प्रोफेसर साहब, आदरणीय साद भाई, मनोज जी हमारे एचडीएफसी से, और हमारे सभी किसान भाई, आज हम लोग किस मंशा से इकट्ठा हुए हैं हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देंगे और फिर विस्तृत में हमारे प्रोफेसर साहब आप लोगों को बताएंगे। हमारी मंशा ये है कि सब लोग कहीं ना कहीं हम आप खेती कर रहे हैं और अकेले अकेले कर रहे हैं। अकेले अकेले करने में क्या है, कुछ आपने किया, कुछ हमने किया, कुछ भैया ने किया, कुछ संजय ने किया, कुछ दादा ने किया, और थोड़ा थोड़ा हम लोगों के पास है। तो हम लोग अपना जो उत्पाद है वो मार्केट में ले जाके बाज़ार में कौड़ियों के भाव दे आते हैं। तो जब हम कौड़ियों के भाव दे आते हैं तो आज के समय में खेती हमारी जो है वो हर आदमी को लग रही है कि ये घाटे का सौदा है और इसको अब छोड़ना चाहिए। और अपने भी क्षेत्र में, अपने बख्शी तालाब में भी ये हाल है कि धीरे धीरे ज़मीनें बिकती जा रही हैं, और जब ज़मीनें हमारी बिक रही हैं तो लोग खेती धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अब हम आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, तो हम लोगों की ये पुश्तैनी ज़मीन है, इसको भी बचाना है। और ये बचेगी तभी कि जब हम अपना पुश्तैनी बिजनेस जो है हमारा खेती, इसको हम लोग ना छोड़ें। अगर इसको छोड़ देंगे तो आगे आने वाले समय में दूसरे देशों की तरह भुखमरी और खाद्यान्न की समस्याएं होंगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम भी किसानों का एक समूह बना करके, जो मोदी जी का मिशन है और योगी जी का मिशन, कि एक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग समूह में इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारी ताकत नहीं दिखेगी, और जब हम समूह में इकट्ठा होंगे तब हम किसी से अपने अनुसार काम करवा सकते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट है हम अपने अनुसार अपने रेट में बेच सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब के पास जो है एक्सपोर्ट का लाइसेंस है विदेश में। तो हम ये आज शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई, उम्मीद के अनुसार कि हम चाह रहे थे कि ज़्यादा लोग आएँ, मगर अभी उतना जागरूक नहीं हैं लोग। धीरे धीरे हर आदमी को जो है जब रास्ते निकल पड़ते हैं तब लोग पीछे चलने की आदत पड़ी हुई है। शुरुआत में कोई नहीं चलना चाहता, तो बस वही हाल है। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। अपने यहाँ अपने बख्शी तालाब में किटौंजा में बना हुआ है, अपने नियरेस्ट लखनऊ में भी कोई नहीं है, सिर्फ मात्र एक किटौंजा में बना हुआ है, जिसमें अभी जो है मुख्य सचिव यानी योगी जी और मोदी जी को छोड़ के नीचे स्तर के कृषि विभाग में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को न जानता हो।
उस गांव के यानी पूरे समूह को पूरा विभाग जान रहा है। तो हम भी चाह रहे हैं कि अपने बक्सी तालाब का नाम हो, अपने गांव का नाम हो, अपने क्षेत्र का नाम हो, तो हम लोग भी एक इकट्ठा हो करके कुछ ऐसा काम करें। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर साहब उसको ऑपरेट करते हैं, सब किसानों को एडवाइस देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब नौकरी छोड़ करके इस लाइन में किसानों के भलाई के लिए, और भैया जो है ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो हमारे पास ना लाइसेंस की समस्या है, ना मार्केटिंग की समस्या है, ना बैंक की समस्या। भैया जो है HDFC में ब्रांच मैनेजर हैं, हलवासिया ब्रांच में। तो यानी किसानों को अगर आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होगी तो हम सबको एक मंच पे इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जगह जब सब लोग इकट्ठा होंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि जब सब लोग हम लोग 150, 150, 200 किसानों का एक समूह बन जाएगा तो हम लोग एक फसल को पकड़ के चलेंगे कि कम से कम अगर हमने सपोज करो धान को पकड़ा तो धान की हम ऐसी वैरायटी लगाएंगे सबके सब लोग मिल कर के कि जिसकी मार्केट बहुत अच्छी हो। तो पता लगा हमको जब इकट्ठा करके सारा प्रोडक्ट एक साथ एक्सपोर्ट करेंगे या कहीं बेचेंगे तो हम अपने रेट में बेचेंगे, ना कि बाज़ार में, बाज़ार के ठेकेदारों के थ्रू कि हम मान लेके पहुँचे तो पता लगा ये हुआ कि भैया हम तो धान आज इस रेट से ऊपर लेंगे नहीं। अब हमारी मजबूरी है कि उसको ढकेल के आना है। सब्जी बेचने चले जाओ, बाज़ार का भी यही हाल है। तो हम लोग कुछ ऐसी फसलों का चयन करके चलेंगे कि जिसका रेट हम अपने अनुसार तय करें, लोग हमारा रेट ना तय करें, हम अपना रेट तय करें। तो कम से कम जो भी फ़ायदा होगा हमारा आपका होगा। तो FPO हमारा कैसे बनेगा और कैसे हम लोग इकट्ठा होंगे, उसके लिए हमारे प्रोफेसर साहब जो है आप लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। आप सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। नाम तो आप जान रहे हैं, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय बक्शी का तालाब। पिछले कई वर्षों से खास करके किसानों की जो आय है वो निरंतर कम हो रही है और लागत पर खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोगों ने अभी पिछले 2 साल पहले सीतापुर में एक बहुत बड़ा FPO बनाया है। हम उसके इंचार्ज भी हैं, हम जाया करते हैं वहाँ पर, हमारे कई कार्यक्रम रहते हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पर FPO के माध्यम से दूध का बहुत बड़ा काम शुरू किया है और वो इस समय बाज़ार से 35 से 40 रुपए लीटर दूध वो लोग वहाँ ख़रीदते हैं और फिर वो दूध लखनऊ ज्ञान में आता है। ज्ञान से MAU कराया गया है उनका। तो जो पैसा मिलता है, जैसे सपोज दैट कि आपका 35 से 40 रुपए तो हमने ख़रीद लिया और जो बोनस मिलता है वो बोनस भी हम किसानों को देते हैं। तो काफ़ी किसान खुशहाल हैं। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, रकबा बहुत घट रहा है। हम लखनऊ शहर के पास में हैं, छोटी छोटी जो है जोत हमारी हो गई है। आप तो जान ही रहे हैं कि पूरे भारत की जो स्थिति है, कृषि की जो स्थिति है, 85% जो हमारा रकबा है वो कम हो रहा है और किसान जो है ना वो कहीं ना कहीं परेशान है, उसकी कहीं पर कोई बात सुनने वाला भी नहीं है। जब हम FPO के माध्यम से जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके जाएंगे जिसमें हम 100 किसान जुड़ते हैं और उसमें बहुत नॉर्मल चार्ज खर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सरकार से हमको ग्रांट भी मिलती है। जैसे अभी HDFC के हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं तो ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लाभ होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसा खेती की जाए जिसमें लागत कम हो और अधिक लाभ मिले और ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। अब जैसे आप धान गेहूँ परंपरागत कृषि करते चले आ रहे हैं तो उससे लाभ तो हो नहीं रहा है, खाली आप अपना पेट भर पा रहे हैं और जो बचता है वो थोड़ा बाज़ार में जा कर के बेच दे रहे हैं। तो उस पर हमें फोकस करना है। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने किसान जागरूकता अभियान, काफ़ी दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे। अब ये होता है कि आज करेंगे कल करेंगे, पिछले 2 साल से हम लोग सोच रहे थे, फिर 2 साल कोविड रहा, काफ़ी अफरा तफरी रही, काफ़ी लोगों को हम लोगों ने खो दिया। लेकिन उसी बीच में हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा प्लान करके आ गए थे, क्योंकि आने वाला समय जो है अब ऐसे ही रहेगा। इसी के साथ में हमको कोविड के साथ में जीना भी है, इसी के साथ हमें काम करने हैं और ऐसी फसलों को उगाना है जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए लाभदायक हो, हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। क्योंकि जिस तरह से फसलें उगाई जा रही हैं, अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे हमारे शरीर में तमाम बीमारियां हो रही हैं। उन बीमारियों को भी कम करना है। एक समय था कि बक्शी तालाब क्षेत्र में हम लोग कभी ये नहीं सुनते थे कि आज कैंसर हो गया।
हमें लगता है कि हर दूसरे दिन हमको एक खबर मिलती है कि बक्शी तालाब क्षेत्र हो या लखनऊ का क्षेत्र हो, कैंसर किस तरीके से बढ़ा। सबसे ज़्यादा कैंसर के केस पंजाब में हुआ करते थे। अगर एक दशक हम देखें तो सबसे पहले शुरुआत पंजाब से हुई थी। आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर कैंसर में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने जो अंधाधुंध तरीके से क्लोरीन वाले रसायन, फास्फोरस वाले रसायन, इनका इतना ज़्यादा प्रयोग किया, इतना ज़्यादा एक्युमुलेशन शरीर के अंदर हो गया कि वो अब निकलना मुश्किल है। तमाम लोग जो है जाते हैं, बीमार इलाज कराते हैं, पता चला कि कहीं स्टोन डेवलप हो गया अंदर और ऑपरेट कराए तो वो कैंसर की सेल डेवलप हो गई। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें जो खेती करनी है कुछ न कुछ प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है। और प्राकृतिक खेती में हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमें परंपरागत खेती का रकबा कम करके एरोमेटिक मेडिसिनल की तरफ बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहब जो है उसी पर आज कुछ इस कार्यक्रम की मुख्य जो रूपरेखा तैयार की गई है कि जिस तरह से रकबा कम हुआ है तो हम छोटा छोटा जो है एरोमेटिक की खेती करें, जैसे सफ़ेद मूसली है और लेमन ग्रास है, पामा रोजा है, कैमोमाइल है। हम यहाँ पर एक कटौंजा में हमारे पास एक फार्म हाउस है 450 बीघे का, तो उसके हम एडवाइज़र हैं। तो वहाँ पर पिछले साल हमने 350 बीघा सरसों की खेती कराई थी। और उन्होंने क्या किया कि उनका खुद का अपना कंपनी है, तो उन्होंने अपना तेल निकाला और अपना सरसों का तेल उन्होंने 200 रुपये केजी पैक करके बेच दिया और एक ही फर्म उनका तेल खरीद ली 200 रुपये में। बड़ा काम था उनका। गिरिराज वैरायटी हम लोगों ने लगवाई थी, वो सरकार के यहाँ फ्री में भी वैरायटी आई थी। सरकार चाहती थी कि बड़े एरिया पर किया जाए, किसानों को भी बीज दिया गया वो, फिर हम लोगों ने उसको डेवलप किया। वो जो तेल था उनका वो पूर्ण रूप से जैविक था, उसमें हम लोगों ने कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ जो है सल्फ़र डाल करके और सीधे हमने शोइंग की थी। बड़ा अच्छा उत्पादन हुआ। उन्हीं के यहाँ हम लोगों ने मछली का जो है बायोपिट के तरीके से मछली पाल रहे हैं। वहाँ पर एक जो बायोपिट बनाते हैं उसमें 2,500 से 3,000 पहले बच्चा डालते हैं और फिर उनको दूसरे पिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक पिट में हमको 3 लाख रुपए का फ़ायदा होता है। जो लोग करना चाहें, हम तो आपके घर के हैं, हमको तो कहीं ढूंढने भी नहीं जाना। जब इच्छा हो तब आप हमको मिल लीजिए, बताइए सर कैसे करना भैया, मैं आपको वो तकनीक बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। अब आपके बक्शी तालाब और लखनऊ में मछली पालन के लिए भी अच्छा जो है जो क्रॉप है, फसल है, बीज है, आराम से मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भट्ठे हुए, ज़मीनें गहरी हो गई हैं, अब कहीं ना कहीं अगर हमको मछली पालन भी करना है तो हम कर सकते हैं। तो आज के संदर्भ में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर उबैद खान जी का, जो कि सीनियर एग्रीकल्चर कंसल्टेंट्स हैं, और दूसरा जो है इसाद जी हैं, ये मार्केटिंग का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, खास करके जो हम एरोमेटिक और मेडिसिनल की बात कर रहे हैं, जैसे अभी बात किए आप, उसकी मार्केटिंग के बहुत अच्छे इनको अनुभव है। और अगर आप खेती करते हैं और एफपीओ के माध्यम से करते हैं तो बाज़ार की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। साथ में एचडीएफसी से बैठे हुए हैं, तो ये आपको जो है कैसे कृषि लोन दिया जाएगा और उस लोन से हम कितना जो है खेती किसानी को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। तो अब हम डॉक्टर उबैद खान जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे किसान भाइयों को कम समय में एक अच्छी तकनीकी जानकारी दें कि किस तरीके से जो है मेडिसिनल और एरोमेटिक फसल को बढ़ावा दे करके आमदनी बढ़ाई जाए, क्योंकि रकबा बहुत कम हो रहा है और उसी हिसाब से जो हमको आप चर्चा करेंगे। ठीक है डॉक्टर खान जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप में शायद मुझे कोई जानता भी नहीं होगा अभी, तो मैं आज दूसरी बार इस जगह पे आया हूँ। धीरू भाई के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि आज आप लोगों से मुलाकात हुई है। और हमें जितना जो अभी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी ने और धीरू भाई ने हमें बताया और रिशाद भाई के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा शुरुआत में आपको अपना परिचय दे देता हूँ कि आज कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आपके पास। मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी का, आप सभी लोग हैं, चूँकि आप सभी लोग कृषि से संबंधित हैं तो सबने नाम सुना होगा, तो मेरा पंतनगर जो है वो बॉर्न प्लेस भी है, पैदाइश भी मेरी वहीं की है और सारी मेरी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन सब वहीं से है। तो वहाँ से मैंने सॉइल साइंस में पीएचडी किया, उसके बाद में 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मैंने पोस्ट डॉक किया। फिर यहाँ पर एक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है, यहाँ 2004 में मैं वैज्ञानिक के तौर पे आ गया था। लेकिन शुरू से कुछ इरादा नहीं था कि ऑफ़िस में बैठ के काम किया जाए, तो फील्ड में काम करने का ज़्यादा शौक़ रहा। तो मैंने 2006 में नौकरी से अपनी रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे अनुभव लेने के लिए एक आध प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किया और 2007 से हमने एक छोटा सा एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया
पायनियर एरोमेटिक्स एंड एग्री सॉल्यूशंस के नाम से। तो उसमें काम करते करते समझ लीजिए कि आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं, और इन 14 सालों में इस समय मैं जो अपनी एक कृषि सलाहकार के रूप में जो अपनी सेवाएं दे रहा हूं, वो इस समय इंडिया के तकरीबन सभी राज्यों में दे रहा हूं, और इंडिया के बाहर, भारत के बाहर 8 देशों में मैं अभी सर्विसेज दे रहा हूं। 2 देश हमारे अभी और जुड़े हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हैं वो अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। इज़राइल में मैं काम कर रहा हूं इस समय 2016 से, और अभी जो नए देश जुड़े हैं वो एक अफ्रीका का नया कंट्री है मालावी, और एक तुर्की जिसे आप नाम से जानते हैं। तो अब हमारे डाटाबेस में तकरीबन 10 जो हैं देश हो जाएंगे। तो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत सरकार की ओर से भी कि इज़राइल जैसे कंट्री में जो आज दुनिया को एग्रीकल्चर में लीड कर रहा है, वहाँ पर अब भारत की सेवाएं देने के लिए हम लोग पहुँच रहे हैं। तो उन लोगों को चूँकि औषधि और सघन पौधों की खेती के बारे में अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हमसे कहीं आगे ना निकल जाएँ। तो ये एक दिमाग में था कि जो चीज़ हमारी धरोहर है और हमारी जानकारी हमारे यहाँ पर है। मैं वहाँ पर गया 2016 में, मैं वहाँ रहा, मैंने उनके साथ में काम किया। जो मैंने महसूस किया वो ये कि हमारे भारत में जो किसान हैं उनका पोटेंशियल, उनकी सक्षमता वहाँ के लोगों से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कुछ कारण हैं जिस वजह से हम लोग कुछ पीछे हैं। वो कारण बहुत जानना समझना ज़रूरी है। आज के डेट में तो हालात ये हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, किसी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ करते हैं, तो कई सारे कॉलम दिए होते हैं वहाँ पर कि आपका बिज़नेस ऑक्यूपेशन चुनिए। तो ए से लेकर Z तक सभी इंडस्ट्री के नाम होते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री जिसका एक GDP में कंट्री के सबसे ज़्यादा योगदान है एग्रीकल्चर, उसका नाम नहीं होता है। अक्सर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 90% से ज़्यादा जितने भी ऑनलाइन फोरम्स होते हैं उनके डाटाबेस में इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले ए में एग्रीकल्चर आना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर का नाम होता ही नहीं है। हमारा जब सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद में भी हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जाना जाता है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ताकत हैं हम, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी आबादी है, और उसमें सबसे बड़ी आबादी किसानों की। अब बावजूद उसके हम खेती में पीछे हैं। अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि आप इज़राइल में काम कर रहे हैं, क्या अंतर है वहाँ, ये इतने लोग क्यों आगे हैं? ना उनके पास ज़मीन है, सब रेत है उनके पास में ज़्यादातर, ना उनके पास पानी है। बिना उस पानी को शुद्ध किए, सिंचाई के लायक बनाए, वो जो है वहाँ पर इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, और वो पानी भी उनको नपा तुला मिलता है। यानी कि उनके यहाँ जो सिस्टम है कि उन्होंने गाँवों को बना जो रखा है, वहाँ पर गाँव का मोशाव बोलते हैं। हर मोशाव के लिए पक्का नियत है कि पानी आपको इतने 1000 गैलन मिलेगा बस पूरे मोशाव को, और वो भी हर किसान को बटा हुआ बराबर। ना उनके पास क्लाइमेट है, इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर पौधा तो छोड़िए इंसान कोलैप्स हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं एग्रीकल्चर में। हमारे यहाँ ईश्वर के दिए हुई इतनी बड़ी सौगात है कि पता नहीं कितने तरह के क्लाइमेट हैं। उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, अंग्रेज़ी में आप ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट जो भी बोलते हैं, सारे तरह के हमारे पास क्लाइमेट हैं, सभी तरह की हमारे पास मृदाएं हैं, पानी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हम पीछे हैं। क्यों हैं पीछे? और ख़ास तौर से अगर हम अपने भारत में अगर हम अपने बात करें तो अभी सेंट्रल यूपी या ईस्टर्न पार्ट ऑफ हमारा यूपी जो है वो और दूसरे जगहों से, राज्यों से या पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फ़िलहाल पीछे चल रहा है। क्या वजह है हमारे पास? मुझे जो समझ में आती है वजह है कि हमारे किसानों के पास में विज़न नहीं है अभी भी। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं, देखिए जब कोई भी बात की जाती है जनरलाइज़ की जाती है, किसी 1 या 2 या 3 केसेस को देख के नहीं की जाती है। और सामान्यतः मैंने महसूस किया है कि हमारे किसानों के पास में जो नज़रिया नहीं है खेती को लेके, कि खेती जो है वो आज की तारीख़ में एक उद्यम बन चुका है, एक बिज़नेस बन चुका है, ना कि सिर्फ एक घर चलाने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी चलाने का साधन हो। तो बाहर दूसरा हमारे देश में अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे जितने भी अभी तक पूरे देश में आप जितने भी आप डॉक्टर साहब ने नाम लिए और भी बहुत सारे हैं, जो भी हैं वो ज़्यादातर निकले इधर से हैं। सेंट्रल यूपी से ही ज़्यादातर पूरे देश में मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट फैला है, लेकिन दूसरे राज्य जाने जा रहे हैं। एक सज्जन से मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, आजमगढ़ के हैं, कि यूपी में मार्केट भी है इन चीज़ों का। हमें तो गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र यहाँ के बारे में पता है कि यहाँ के लोग मार्केट कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा मार्केट हमारे उत्तर प्रदेश में है। क्या वजह है? जानकारी का ना होना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नज़रिया ना होना। नज़रिया जब हमारे पास नहीं होता है किसी चीज़ को देखने का, या एटीट्यूड नहीं होता है, तो फिर हम उस चीज़ की जानकारी भी नहीं करते हैं। और जब जानकारी नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे आगे बाहर वालों के साथ में।
तो मेरा जो ये उद्देश्य है, देखिए मैं अभी तक 1-to-1 काउंसलिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज करता था। जो लोग मुझे अपने फार्म्स पे बुलाया करते थे, मैं उनके यहाँ जाया करता था, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, और पैसा लेके उनको अपनी सर्विसेज देता था। अभी कुछ समय पहले, करीबन 3 महीने पहले, मैंने एक NDTV के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। उनका एक प्रोग्राम आ रहा था संडे में, वो टेलीकास्ट होता था, आइकॉन्स ऑफ भारत। तो उस प्रोग्राम में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद में ये महसूस किया कि किसानों तक बड़ी ही मिसलीडिंग और बड़ी भ्रामक जानकारियाँ जा रही हैं जो नई खेती है उसके बारे में। या तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपना बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स भी चला रही हैं, कौन सी कंपनियाँ। सरकारी संस्थानों तक सारे किसानों की अभी पहुँच नहीं हो पा रही है, या जो अपने स्तर से कुछ, जैसे डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं इस कामों में, कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो उतना काफ़ी नहीं हो पा रहा है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए। तो उसको प्राइवेट सेक्टर ने कवर कर लिया। प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपना मुनाफा देख रहा है, किसानों तक नहीं जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है कि ये जो क्या बोल रहा था, भूल गया, जानकारी से बहरहाल। तो अब इसमें यह है कि अगर हम चलिए औषधि और सघन पौधों पे आ जाते हैं, जो बात कहने जा रहा था और जहन से उतर गई है। तो अभी जो जैसे धीरू भाई ने बताया कि हम लोग FPO के लिए, तो हाँ मैं बात कर रहा था, याद आ गई, NDTV के प्रोग्राम आइकॉन्स ऑफ भारत की। तो वो देखा मैंने। ज़्यादातर काफ़ी 2-3 सालों से मैं देखता आ रहा था कि चाहे वो औषधीय सघन पौधे हों या बहुत सारी चीज़ों की और वैरायटीज़ हों, अक्सर जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उस पर भी लोग 10-10, 15-15 मिनट के एक ऐसे वीडियोस बना करके डालते हैं कि लोग देखते तो हैं 10-15 मिनट के लिए उसको, लेकिन उसमें ना वो जानकारी मिलती है उनको पूरी, एक सरफेस नॉलेज मिल जाती है, एक सतह पे पूरी जानकारी मिल जाती है। बता दिया जाता है कि इतना मुनाफा है, इतनी बढ़िया फसल है, ये हमारे किसान भाई हैं, इसको कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो दुश्वारियाँ हैं, उसकी जो समस्याएँ हैं, उसके बारे में पता नहीं है। किसान ने अपना लगा दिया लाखों रुपया उसके अंदर, और फिर जब वो नुकसान हुआ तो उसका विश्वास फिर ख़त्म हो जाता है उस सेक्टर से कि इसमें कुछ हो सकता है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग आप ही में से जो हैं उसमें से काफ़ी अच्छा मुनाफा आज तक कमा चुके हैं, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। अभी कल ही मेरे पास धार के MP के एक किसान हैं, उनका फ़ोन आया, नाम क्या बताऊँगा, बाबूलाल मूसली वाला, बाबूलाल परिहार मूसली वाला नाम से जाने जाते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बताया और उनके बारे में फिर मैंने मालूम भी किया। वो बताते हैं कि मैं भारत का पहला किसान हूँ जिसने गरीबी की रेखा से नीचे से उठकर आज मैं करोड़पति बना, सिर्फ इस मूसली की वजह से। और मूसली, कभी डॉक्टर साहब भी पूछ रहे थे, सफ़ेद मूसली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसी फसल है जो आज भी यूपी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, और MP में भी ये फसल 90 के दशक जंगलों से जब बाहर आई है, उन सज्जन का कहना था कि जंगल से बाहर लाने वाला मैं हूँ इसको खेती के लिए। नहीं हो रही है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। 2-1 किसानों ने कहीं कर लिया हो, लेकिन ना वो क्वालिटी आ रही है। वो वजह यही है कि उनके पास में अभी उसकी जानकारी प्रॉपर है नहीं। यूपी में छोड़ दीजिए, MP के किसानों के पास भी उनकी जानकारी नहीं है ज़्यादा। अभी भी जो लोग मूसली उगा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनका कम से कम समझ लीजिए 90%, 90 नहीं तो 80% किसान तो कम से कम ऐसे हैं जिनको मूसली उगाने का सही तरीका नहीं मालूम है। समय से पहले ही वो खोद के उसको बेच देते हैं, जो उसका असली समय है मूसली को खोद दे जाने का, बहुत सारे किसानों को आज भी नहीं मालूम है। जब मैंने अपना YouTube वीडियो बनाया, वो करीबन 1.5 घंटे का वीडियो, अब कौन देखेगा 1.5 घंटे का वीडियो? 1.5 घंटा कौन देखेगा? लेकिन वो देखेगा जिसको वाकई मूसली की खेती करना है और जानना है और समझना है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा फ़ोन मेरे पास मध्य प्रदेश के किसानों के आए कि सर आपने ये क्या बताया है। और जब उन्होंने बारीकी से भी है, फिर मार्केट की जानकारी नहीं है। हाँ, वो आ रहा हूँ उस पर सर, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो उसके लिए तो ये व्यवस्था है आज, उसी के लिए व्यवस्था है आज। तो बहरहाल, तो मतलब ये रीज़न था। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा, धीरू भाई से मुलाकात हुई, इरशाद भाई हमारे साथ 12 साल से काम कर रहे हैं, और आपने तो, मैं अभी परिचय दूंगा आपको इनका बाकायदा, मैं अपना पूरा पहले कर देता हूँ। तो ये जो FPO की बात की गई है, डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया और धीरू भाई ने अपना शुरू में बताया, ये खाली एक FPO बनाने तक सीमित नहीं है कि हमने किसानों का संगठन बना लिया और उसके बाद हमने अपना क्रॉप फसल बोली और हमने फिर उसको बेच दिया मार्केट में। सिर्फ हमें पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहना है। अगर हमें अपने राज्य को और अपने इलाके को, लखनऊ को और इसके आसपास के रीजन को लेके जाना है। ये भैया 2 लोग पीछे से हैं, कल 3-4 दिन पहले इनका फ़ोन आया कि हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और हमके नौकरी कहीं हो तो बताइए। मैंने क्यों करना चाहते हो नौकरी? तो भाई पढ़ाई की है तो नौकरी करेंगे। तो मैंने कहा कुछ ज़मीन है, तो बताने लगे हमारे पास ज़मीन है। तो हमने कहा अपना करो आप, हम लोग यहाँ पर सभा करने वाले हैं, आप आइए, उसमें बैठिए, मुलाकात करिए, अगर समझ में आता है तो आगे बढ़िए, नहीं आता है तो मत बढ़िए। लेकिन अपने लिए रास्ते खुद खोजिए, देखिए रास्ता कहाँ से निकल रहा है। रास्ते बहुत दिए हैं ऊपर वाले ने हमको, लेकिन हम चलना ही नहीं चाह रहे हैं उसके ऊपर।
तो उसमें ये जो FPO बनाने का इरादा आया, ये तो आया कि एक शुरुआत है, एक कड़ी है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे FPO लखनऊ में फैल जाएं। मोदी जी ने पता नहीं कितना समय हो गया कि ये इतनी बढ़िया स्कीम चला के रखी है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, SFAC जिसे आप कहते हैं, जिसके अंडर में शुरुआत में इसको चलाने के लिए अच्छा खासा पैसा सरकार दे रही है। लेकिन पूरे देश में 1 अरब 35 करोड़ की आबादी के अंदर कितने FPO हैं आपको जानते हैं लोग अभी तक? कुल मिलाकर के 1982 सिर्फ 2000 FPO काम कर रहे हैं। जो कृषि प्रधान देश है उसका हमारा ये हाल बना लिया हमने। तो फिर तो हमें इजराइल जैसे मुल्कों से पीछे होना ही है। तो ये शुरुआत ये नहीं है कि हमें खाली FPO बनाना है, ये शुरुआत है कि हमें जुड़ना है साथ में। मकसद, मेरा मकसद ये है, धीरू भाई का मकसद ये है, इरशाद भाई का, डॉक्टर साहब का मकसद ये है कि अब किसानों को जुड़ना है। जो आपने बात की मार्केट, देखिए कोई भी आप नई फसल करने चलते हैं तो सबसे पहला डर आप करेंगे, मैं करूँगा, मार्केट का तो आएगा, बेचूंगा कहाँ। और ये बहुत बड़ा गेम रहा है, बहुत बड़ा गेम रहा है। इसी गेम को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। अगर आपको मैं कहता हूँ कि साहब आप लेमन ग्रास लगाइए, तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि भाई पता नहीं ये कह क्यों रहे हैं, प्लांटिंग मटेरियल बेच के भाग जाएंगे, ख़रीदने आएंगे नहीं आएंगे। हुआ है ऐसा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो डरेंगे आप। मेरी मेहनत ख़राब होगी कि मैं एक बार आपके पास जाऊंगा, 10 घंटे आपको समझाऊंगा, 10 दिन फिर आपके पास जाऊंगा, फिर आपके पास जाऊंगा, सबको समझाऊंगा, पता चला कि 10 लोगों को समझाया, मेरे हाथ कोई नहीं आया। अगर वो उस तरह से बात करूं तो अगर आप समूह में काम करते हैं, एक इलाके के अंदर अगर 100-50 किसान जुड़ जाते हैं, और FPO जनरली एक फसल का ही बनता है पहले, लेकिन जब आप जुड़ जाते हैं और वो फसल आप करने लगते हैं तो आप खुद समझिए कि क्या होगा। वो इलाका उस फसल का एक हब बन जाएगा। जब वो इलाका उस फसल की पहचान बन जाएगा तो फिर आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट स्वयं चल के आपके पास आएगी और आपके पास क्षमता होगी उनसे बार्गेन करने की, रेट तय करने की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब पता चलेगा कि एक एक्सपोर्टर को, जब पता चलेगा कि एक बड़ी कंपनी को कि यहाँ से हमको एक जगह से 1000 किलो लेमन ग्रास ऑयल मिल सकता है, जो मुझे जगह जगह जाके 10-10 जगहों से जाकर जमा करने की ज़रूरत नहीं है, GST या फलाना ढमाका, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हाथ जोड़ के आएगा आपके पास कि साहब ये 1000 किलो मुझे दे दो, 6 महीने पहले से एडवांस देगा आपको। हो रहा है ऐसा। तो इसलिए, और सबसे बड़ा देखिए, जो इजराइल की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनका, देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकारें सब मदद करती हैं, हम लोग उस मदद का फ़ायदा उठाना ना जानते हैं ना चाहते हैं। बस हम बैठ के बोलते हैं कि वो तो बड़े बड़े लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। वो इसलिए उठाते हैं कि उनके पास जानकारियाँ हैं, ठीक है, उनके पास कुछ साधन भी हैं, कुछ भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं। सबसे पहले तो हमारे पास जानकारी होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारे पास में एक उद्देश्य होना ज़रूरी है कि हमें इस लाइन में कुछ करना है आगे। उसके बाद में अगर आपको मिलेगा तो फिर सारे साधन हैं, मौजूद हैं। तो ये जो FPO की बात चल रही है, ये सिर्फ अभी एक क्रॉप के लिए है, लेकिन उसके बाद में जब आप आपस में जुड़ जाएंगे तो जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो भी नई आपके पास में जो मौके दिए जाएंगे, वो सब आप सब मिल के करेंगे। एक डर निकल जाएगा कि भाई मैं करने वाला अकेला नहीं हूँ, सबसे पहले डर निकलेगा। कोई किसी ने 301 बीघा में कर ली कोई चीज़, लेकिन वो सक्षमता एक अकेले कर ली। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो इजराइल में मैंने देखी लोगों के साथ में, कि वो क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं, जो मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा रीज़न ना कोई साइंस, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कुछ, उनका सबसे बड़ा एक जो व्यवहार है वो ये है कि जब एक किसान के पास कुछ आता है ना, तो सबसे पहले वो 50 लोगों को बुला करके उनसे साझा करता है। मेरे पास ये आया है, सरकारी स्कीम ये है। हमारे यहाँ क्या है, हम हिंदुस्तानियों का रोल, यार बताने मत देना, कहीं छुपा लो इसको, कहीं नज़र न लग जाए। सबसे पहले तो नज़र का डर होता है हमको। तो ना हम स्वयं आगे बढ़ते हैं और ना साथ में लेकर किसी को आगे बढ़ते हैं। अगर आप 10 लोगों को बताएंगे तो सब मिलके आगे बढ़ेंगे। यहाँ शेयर करना ही नहीं चाहते, यहाँ शेयर नहीं करना चाहते हम लोग आपस में। जब आप बात करेंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपनी चीज़ों को दूसरों से, तो वो फिर चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी होगी, ये डर होगा ना कि सबको बता रहा हूँ मैं तो पीछे रह जाऊँगा, तो फिर आप भी मेहनत करेंगे कि मुझे फिर पीछे रहना नहीं है। पता चला दूसरों से छुपा लिया आपने, आप भी हाथ बांध के आराम से बैठ गए, दूसरा तो बैठा ही था ऑलरेडी, वो भी खुश, हम भी खुश, रह गए पीछे हम। ये दूसरे राज्यों के किसानों के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पे 14-14, 15-15 साल के लड़के और लड़कियाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है, सबसे बड़ा राज्य हमारा है, सेंट्रल पार्ट से ज़्यादा और ईस्टर्न पार्ट से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीनें ऊसर हो रही हैं। सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी हम ही हैं। पैसे वाले भी हैं, लेकिन वो नहीं है ना कि विज़न नहीं है, विजन नहीं, उद्देश्य नहीं है, किसान के पास विजन करना नहीं है। क्या होगा इससे? हम नौकरियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। सर जी, अरे ठीक है, एक बात और बोल दूं, यहाँ पे विजन
एक अलग बन गया है यहाँ के किसानों में। मैं तो यहाँ खेती कराता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ के किसान के पास विजन ये बन गया, हमारी ज़मीन महंगी हो गई, हमारा कोई खर्चा आएगा, हम 2 बीघे बोल देंगे। गलत धारणा है, बहुत गलत धारणा है ये। सही बात है। इसको जो संभाल लेगा वो खेती कर लेगा। वो बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, अगर डाटा जमा करेंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 4 लाख किसान 1985-90 के दशक से लेकर के और अब तक आत्महत्या कर चुका है। इससे बड़ी दुविधा हमारे मुल्क की और क्या हो सकती है कि जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो आत्महत्या कर रहा है। कारणों पे नहीं जा रहा हूँ मैं, उसका सबसे पहले कारण हम हैं। हम सबसे पहले जाते हैं, हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि हमें पहले फंडिंग कहाँ से मिलेगी। अरे फंडिंग तो मिल ही जाएगी आपको, पहले आप ये सोचिए मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी। जानकारी आप लेना नहीं चाहते, 10 मिनट की वीडियो में समझते कि हमें सब कुछ मिल गया। अब हम तो फन्ने खां हो गए। डॉक्टर साहब इतनी लंबी लंबी एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं, बैठ के इतनी मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके आर्टिकल्स अखबारों में और मैगजीन्स में आ रहे हैं। डेली डॉक्टर साहब आते हैं, डेली पर डे। और उसको कितने लोग आप लोग पढ़ते हैं बताइए? पूरा ध्यान से कितने लोग पढ़ते हैं? सिर्फ सरसरी निगाह से देख लिया, टाइटल पढ़ लिया, हेडलाइन पढ़ने की आदत है हमारी, नमस्ते कर लिया। और सहयोग के लिए तैयार बैठे हैं। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर साहब का कोई आएगा, डॉक्टर साहब कभी कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। ये अगर नहीं है व्यवहार हमारा, तो ये अगर हम जुड़ेंगे तो ये बनने लगेगा। तो जुड़ने का सोचिए। और अपना मैं आपको बता दूं कि मेरा जो उद्देश्य है, अब जब मैंने वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया NDTV के, वहाँ पर ये हालात देखे तो मैंने ये तय किया कि क्या करूं। अब ये समझेगा लोकल लेवल पे आके काम शुरू करना है, तो कैसे करें। हमारे पास उसका साधन नहीं था, अभी तो 1 to 1 तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, लेकिन ग्राउंड स्केल पे हम अभी थे नहीं। तो हमारे साथी ये थे, इरशाद भाई थे, धीरू भाई थे। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और हमारे एक सीनियर डॉक्टर साहब के साथी, इनके कलीग हैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह। तो आज वो नहीं आ पाए किसी वजह से। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि जुड़िए और जानकारियाँ लीजिए। मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ एजुकेशन देखूँगा। मेरे स्तर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से या कहीं से भी, मेरे स्तर से उनको जानकारियों की कमी नहीं होगी। हम लोगों ने अपना एक YouTube चैनल, जैसे आपको धीरू भाई ने बताया, वो शुरू किया है। उसका मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को व्यूज़ चाहिए। अगर हमें व्यूज़ चाहिए होता तो हम भी 10 मिनट का वीडियो बनाते, और 10 मिनट का वीडियो आप चाहे उसमें कुछ होता नहीं होता, आप लोग भी देखते। लेकिन 1 घंटे का वीडियो वो देखेगा जिसको वाकई उस फसल को सही से करना है। और जो वो देख लेगा उसके पास सवाल नहीं होगा। अब हो क्या रहा है, वीडियो तो बना दिया, अब वीडियो देख भी रहे हैं लोग, फ़ोन आते हैं, बीज कहाँ से मिलेगा, ख़रीदे बेचेंगे कहाँ पर, 1 एकड़ में कितना ये लगेगा, सारी वो जानकारी पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी वीडियो के अंदर मौजूद है। क्योंकि वो तो देखा रहा है 1 घंटा 12 मिनट का वीडियो, इससे अच्छा है फ़ोन करके ज़्यादा पूछ लो। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हम सबको यही कहते हैं कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में जो सवाल होंगे, मेरा हमेशा 24 घंटे मोबाइल खुला रहता है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस FPO के लिए और इस संगठन के लिए, इसको FPO मत समझिए। ये समझिए कि आपके इलाके के अंदर धीरू भाई ने मिलकर, डॉक्टर साहब ने, सब ने मिलकर आप लोगों के लिए एक मौका दिया है आपको इस समय कि नई खेतियों की तरफ आइए। और ये सघन पेदी की खेती में आप लोगों से कोई अछूती नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस फ़र्क कहाँ है कि उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को, उन फसलों को करना कैसे है, उनके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी ज़मीनों में होगी, मूसली क्यों फेल हो रही है। आज तक किसी ने बताइए, कोई मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला जो ये बताए कि यूपी में मूसली सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही है, जो कि मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। सबसे महंगी फसल है। 90 के दशक में इसने कंगाल भी बना दिया लोगों को। बहुत बड़ा घोटाला मूसली का रहा है, और इससे करोड़पति भी हुए लोग। जिन्होंने बगैर जानकारी के करी वो फेल हो गए। जिनके पास जानकारी थी या संयोगवश उनकी सेट ऑफ कंडीशंस, उनकी परिस्थितियां मूसली के प्रोडक्शन के बिल्कुल अनुकूल थीं, उनकी किस्मत ने साथ दिया, वो करोड़पति हो गए, आज भी हो रहे हैं। कौन सी ऐसी फसल है जो 1 साल के अंदर आपको 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा दे दे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूसली लगाइए, लेकिन जानिए कि मूसली क्या मेरी परिस्थितियों में हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपने लगा ली, आपको 4 लाख का फ़ायदा हो गया, अगले ने सोचा कि यार जब 4 लाख का हो रहा है तो मैं तो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इससे कर लूँगा, पता चला आपका 1 लाख का भी नहीं आया, मूसली बर्बाद हो गई। क्योंकि आपने ये नहीं जाना कि उन्होंने जो किया उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, उनकी मिट्टी कैसी थी, जो बैकबोन है एग्रीकल्चर का। मैं खुद सॉइल साइंटिस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खुद, मेरे पास जो आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, इवन मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब सरकारी संस्थानों से आप भी हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, वहाँ पर किस तरह से सॉइल टेस्टिंग हो रही है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, टेक्नीशियंस करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती नहीं है। सॉइल टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो भी एलिमेंट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, उनका इसका एक स्टैंडर्ड, एक ग्राफ बनता है। आज भी मैं जानता हूं कि 70% वैज्ञानिकों को स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना नहीं आता है।
और अगर स्टैंडर्ड कर्व नहीं सही बनेगा, मिट्टी की जो सैम्पलिंग की जाती है वो सही नहीं होगी, तो फिर अगर खून लेने आता है आपका शुगर के लिए, अगर उसको सैंपल लेना नहीं आता है तो नतीजा कहाँ से आ जाएगा आपके पास। मिट्टी खोदी, गड्ढा खोदा, आने वाले ने वैसे लिया, देने वाले ने सैंपल वहाँ पहुँचाया, उसने गोला गाला कार्बन पीएच इसे निकाल के दे दिया। इतने से कुछ होने वाला ही नहीं है। जो सबसे कौन सी फसल किस तरह की मिट्टी में होगी इसका एनपीके से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि मेरी मिट्टी में सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, मिट्टी का बालू है, दोमट है, क्या है। लोग कहते हैं बालू को ख़राब है, मैं कहता हूँ बालू से अच्छी मिट्टी कोई नहीं है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि सभी तरह की क्रॉप्स को ले सकती है वो। सिर्फ आपको क्रॉप की रिक्वायरमेंट की, फसल की रिक्वायरमेंट को देख करके अपनी परिस्थितियों में उसको उसका आकलन करके और फिर आपको रास्ते बनाने हैं कि मुझे, और नहीं बन रहे हैं तो छोड़ दीजिए उस फसल को, और बन रहे हैं तो आपसे से अच्छा उस फसल को कोई कर नहीं पाएगा। महमूदाबाद तहसील में आपको शायद कहानी मालूम है, एक किसान आए, उनकी वाइफ ब्यूटी पार्लर चला रही थी, उनका स्टॉक मार्केट का काम था, बिल्कुल बैठ गया। वो मेरे पास आए कि सर मैं 10 एकड़ ज़मीन वहाँ पर देख रहा हूँ, लीज़ में है, आप चल के। मैंने कहा मैं तो साइट विज़िट करके करता हूँ, 1 to 1 करता था, उसका पैसा लेता था। उनके यहाँ गया, 60-70 हज़ार रुपये मैंने लिए उनसे अपने विज़िट के। सॉइल टेस्टिंग पूरी कॉम्प्रिहेंसिव करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। 2-3 लैब से मेरे टाइप्स हैं, वहाँ पर मुझे परमिशन मिली हुई है। मैं जाता हूँ, खुद सैंपल एनालाइज करता हूँ, खुद ही सामने सैंपल कराता हूँ, यानी कि आप सैंपल ला के दे दीजिए। और वो सब किया। उनकी ज़मीन में 70% से ज़्यादा बालू थी। जब मैं वहाँ पर सैंपलिंग कर रहा था तो वो ज़मीन मुझे इतनी पसंद आई, लेकिन गाँव वालों का कहना था इसमें क्या करेंगे, तो बेकार है, तो बालू है। मैंने कहा हमारे लिए तो यही सोना है। और उसमें मैंने उनको 2 फसलें बताई, सतावर और खस, जिसका तेल बनता है, खुशबू में इस्तेमाल होता है। सतावर उस समय थोड़ा महंगा पड़ रहा था, या 8-10 साल पुरानी बात है, प्लांटिंग मटेरियल महंगा था, खर्च ज़्यादा था, उसमें प्रोसेसिंग थी, उबालना, छीलना, बहुत सारे झंझट थे। खस में था प्लांटिंग मटेरियल, आपने खस का फ़ायदा ये था कि जड़ों से तेल निकलता है, जड़ का बायोमास ज़्यादा होता नहीं है, तो उसको लिया कहीं भी बोरों में भर के लाद के डाले में, और जहाँ मशीन लगी हुई है वहाँ ले गया, किराए पे तेल निकल गया। उस समय रेट भी बहुत अच्छा था, करीबन 30-32 हज़ार रुपये किलो की तरह से उसका तेल बिक रहा था। मैंने उनसे, जनरली खस लगती है जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर जनवरी में तेल निकलता है, खुदाई हो जाती है। और उसके बाद में उनको जो मैंने लगवाया वो लगवाया, उनके पास समय था, ज़मीन ले ली थी उन्होंने जून जुलाई में कि इस समय लगाऊंगा फसल। मैंने कहा आप इसमें अपनी जो भी दलहनी फसल लगानी है, कुछ भी करना है, आप कुछ वो कर लो, 2 एकड़ छोड़ दो, उसमें आप खस की स्लिप ले लो, महंगी पड़ेगी लेकिन इसको लगा दो 2 एकड़ में। तो उन्होंने ठीक है, बोले आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। सॉइल टेस्ट हमने कर लिया था सारा, वो उन्होंने 2 एकड़ में लगाया। जितना प्लांटिंग में कब से हम कम से उनको हमने 80,000 स्लिप दी उसकी, 1 एकड़ में 80,000 नहीं 50,000, 1 एकड़ में 25 के करीब लगती है, 50,000 स्लिप दी। और उसको 2 एकड़ की जगह हमने उसको 1 एकड़ में करीब करीब करके लगवा दिया। 4 महीने के अंदर वो 6.5 लाख स्लिप बन गई उनकी, 10 गुने से ज़्यादा। 10 एकड़ का फसल था, वो एक फसल उन्होंने वहाँ ले ली। 10 एकड़ में उनको 2.5 लाख स्लिप चाहिए थी, बन गई कितनी, 6.5 लाख। 30 पैसे के रेट से उन्होंने उसको बेचा। और जब उनको रेट 30 पैसे मिला, बोले आपने हमको तो 80 पैसे में दी, आपने तो हमें लूट लिया। मैंने कहा आप इतने बड़े हो गए, आप कम से कम पूछ तो लेते। सितंबर के महीने में जिसकी खड़ी फसल है वो काट के आपको क्यों देगा 30 पैसे में। और अब आप 30 पैसे में जो बेच रहे हैं उससे मैं ज़्यादातर खस खुद रही है। किसान अगर बिकेगी, कोई ख़रीदना आएगा तो उससे पैसा लेगा, वरना वो फेंक देता है, कूड़ा है। इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि ज़्यादातर फिकती ही है। क्यों इरशाद भाई, ज़्यादातर फिकती है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपसे पैसा मांगेंगे, तब वो 30 पैसे में जाती है। और 30 पैसे में अगर वो 2.5 लाख स्लिप खरीदते कितने की पड़ती, और उनकी 30,000 रुपये 40,000 रुपये में 6.5 लाख स्लिप तैयार हुई, जिसमें से उन्होंने बेचा। और जो 1 एकड़ में उनका चूँकि 70% से ज़्यादा बालू था, तो उसमें करीबन 1-1 मीटर उनकी जड़ चली गई। 1 मीटर में 6.5 किलो तेल निकला नर्सरी से। 2.5 से 3 लाख रुपए का उनको पौधा लगाने से पहले वो ज़मीन फ़ायदा दे गई। और उन्होंने जो अपनी चना वना को जो भी था लगाया होगा, उसमें उससे अलग जो फ़ायदा हुआ वो अलग। जब वो अपनी जड़ का लेके अगले साल जब पहुँचे हैं, जो मशीन जिसके यहाँ लगी थी दूसरे गांव में, और उसने इनकी जड़ देखी है, जो कि 10 साल से खत की खेती कर रहे थे, तो वो बौर आ गए। बोले ये कहाँ से लेके आए हो, ऐसी जड़ नहीं देखी थी उन्होंने। वो इनकी ज़मीन देखने आया और हाथ जोड़ दिया इनके आगे के साथ, मुझे भी यहाँ पर डलवा दो ज़मीन, मैं करूँगा खस यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो सेट ऑफ कंडीशंस वहाँ थी, उसके हिसाब से फसल का चुनाव किया गया। हम लोग सॉइल टेस्ट कराते ही नहीं हैं। कराना चाहें तो लैब नहीं है, लैब हैं तो वो 15 दिन महीना भर के बाद रिजल्ट देंगी।
और जब रिज़ल्ट आएगा तो शायद वो भी इस लायक नहीं होगा कि हम उसके अनुसार कोई अपना संशोधित प्लान बना सकें। योजना हम फसल की बनाते नहीं हैं, समझते हैं तो खेती है क्या है, उसमें कुछ करना थोड़ी है प्लानिंग। मेरे गुरु ने डॉक्टर ब्रह्मा मिश्रा ने पंतनगर से, वर्ल्ड रैंक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे यही सिखाया निकलने से पहले पंतनगर से कि उबैद, हिंदुस्तानियों की तरह कभी काम मत करना, जापानियों की तरह काम करना। 80% 90% वो लोग टेबल वर्क करते हैं, ऑफिस में बैठ के प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, और 10% में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, और 100% सक्सेस रेट है दुनिया में सबसे ज़्यादा। उनके प्रोजेक्ट फेल नहीं होते, सारे प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं। हमारा क्या हाल है, फलाने ने मूसली लगाई, उसने खस लगाई, उसने लाखों कमाया, तो मैं क्यों नहीं कमा लूँगा। कोई प्लानिंग नहीं है, तो है भी तो 0 से 10% 20%, और 80% जो है उसने पूरा ताकत झोंक दी अपने खेत में, पैसा भी लगा दिया। मेरे पास ऐसे ऐसे किसान आते हैं जिन्होंने 15-15 लाख डुबा रखा है अपना, लेकिन साहब वो साइंटिस्ट को विजिट नहीं कराएंगे, 50,000 नहीं देंगे, 15 लाख डुबा देंगे। ये विज़न डेवलप करना पड़ेगा कि अगर खेती आज बिजनेस है, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए अब हमने ये शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको पैसा भी खर्च नहीं करना होता है, सरकार देती है प्लांटिंग मटेरियल का पैसा। अभी तो हमें पूरी व्यवस्था नहीं मालूम है कि कैसे कैसे फंडिंग आती है और क्या क्या है, बट धीरे धीरे जुड़ेंगे सब हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 18 लाख रुपए, 18 लाख से 1 करोड़ तक का जो, अगर आप SFAC के अंदर अपना जो आपका ये स्मॉल SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल कंसोर्टियम, इसके अंडर में अगर आप अपना FPO बनाते हैं तो सीधे काम शुरू करने के लिए 18 लाख रुपए FPO को दे रही है। उस 18 लाख से क्या होगा, आपके लिए बता रहा हूँ, आप नौकरी ढूंढ रहे थे, उस 18 लाख से अपने किसानों को आप प्लांटिंग मटेरियल फ्री में दे सकते हैं। किसान सारे जुड़े हुए हैं, काम चल पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूंगा कि 18 लाख मिल रहा है, चलो पहले तो 8 लाख अंदर करूं और 10 लाख में फिर ख़राब क्वालिटी का प्लांट, तो फिर वो ही होता भी है, वो चल नहीं पाएगा। यहाँ पर जो मकसद लेके चला गया कि हमें अपने एरिया को, अपने धीरे धीरे अपने जो है डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को डेवलप करना है, और फिर आगे अपने नेशनल लेवल पे जाएं कि हम लोग कहीं पर कोई कोऑपरेट करें देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली गुजारिश तो ये करूँगा कि साथ में जुड़िए, सहयोग दीजिए, सहयोग लीजिए, और फिर अपने आसपास भी इस चीज़ों को फैलाइए। जितनी जानकारी हम जमा करते चले जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जानकारी का साधन हमने सबसे पहले बना लिया है, हमारा पायनियर फार्मिंग के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। अभी हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास में कितने मिलियंस ऑफ फार्मर व्यूवर्स हैं, मुझे चाहिए ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे चाहिए ये कि देखने वाले कितने हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। हमें केमिकल खेती नहीं चाहिए उस पर, जिनको वाकई ज़रूरत है वो देखेंगे। तो हमारे पास अभी बच्चे हैं 2-3, अगर आप लोग चाहें जो हैं तो आप लोग डेटा ऑन कर लीजिए, वो आपके मोबाइल में अपने आप ही आपको चैनल खोल के सब्सक्राइब करके दे देंगे। घर जाएँ शायद भूल जाएँ, एक एक करके आपके पास आ जाएंगे। आप अपना जिन के पास मोबाइल है वो दे दीजिएगा। और मेरी गुजारिश ये है कि ये तो चलेगा ही कार्यक्रम हमारा, क्योंकि हम लोग अब ये पहली मीटिंग है, ये होती रहेगी। इस तरह की जो है संगोष्ठी हम लोग करते रहेंगे। पहला था बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम हम लोग आप लोगों के नहीं कर पाए हैं, बट जो भी हो सका, लेकिन अब धीरे धीरे उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करते चले जाएंगे। लेकिन घर जा कर के ये अपना एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि हम लोग अब जानकारी लेंगे, डॉक्टर साहब को पकड़ लेंगे, इनको अब छोड़ेंगे, इनको समय नहीं मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़े कंसल्टेंट हैं आपके इलाके के, इनका पूरा उपभोग कर लीजिए। ऐसे मुश्किल, आपके इलाके में कृषि विश्वविद्यालय चल रहा है, इससे बड़ा सौगात आपके लिए क्या हो सकती है। आप ऐसे ऐसे इलाकों में जाइए, बुंदेलखंड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इजराइल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक है, यरूशलेम में एक यूनिवर्सिटी, उसमें भी सारे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। हमारे पास तो यूपी के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कम से कम जा कर के आप लोग, मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ लेकिन माफ़ कीजिएगा कुछ बात बुरी लगे, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि हम क्यों हैं, खेती क्यों नहीं कर सकते हैं, खेती से हम इतना भागते क्यों हैं। गांव के लोग ज़मीनें बेच बेच के प्लॉटिंग कर करके बाहर को बालों को भेज रहे हैं, साउथ इंडिया में, दूसरे राज्यों में। जी सर, अभी सवाल लेंगे आपके, सवाल लेंगे आपके। सबसे बाद में दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है कि लोग ज़मीनें खरीदने गाँवों के अंदर आके, क्योंकि उनके पास जानकारी है। सरकार 90% तक ड्रिप इरिगेशन के अंदर आपको सब्सिडी दे रही है। हम क्यों नहीं लगाते ड्रिप इरिगेशन। गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने सीधे कह दिया कि जिसको जो ड्रिप नहीं लगाएगा उसको हम बिजली नहीं देंगे, फ्री में बिजली नहीं मिलेगी उसको। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुँच रहा है, महाराष्ट्र कहाँ पहुँच रहा है। जिन साइंटिस्ट ने, मैंने उनके साथ काम किया, जिन साइंटिस्ट ने इंडिया में ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया, डॉक्टर मोती हरारी, जो हर इंडिया विजिट में एक लंच या डिनर उनका मोदी जी के साथ होता है। आप जाएंगे हमारे चैनल पे, धीरे धीरे सब आएगा, मेरी वेबसाइट पे उनके साथ मेरे फोटोग्राफ्स हैं। ड्रिप इरिगेशन कर तो सकते हैं, मगर दिक्कतें बहुत हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी नहीं है। नहीं, वो
जानकारी भी है, लगा भी लेंगे, उसके बाद में समस्याएं हैं। वो समस्याओं का निपटारा जब मिलके करेंगे तो वो भी है। चोरी चकारी ये सब चीज़ें जो है वो इतनी वैल्यू नहीं रह गई है सर। बड़े सस्ते पाइप्स आ गए हैं, वो सब कुछ हो गया है। चीज़ें ये हैं वो व्यवस्था निकाली जाएगी सारी, वो किया जाएगा, लेकिन कई जगहों पे लोग कर रहे हैं। जो नशेड़ी हैं, स्मैकिया हैं, तो वो खोद के बेच डालेंगे सर। नहीं तो वो देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। तार फिनिशिंग करवाई, लोहे के पाइप लगवाए, एंगल लगवाए, रेती से उसको काट दिया। चलिए अभी हर काम में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन हर समस्याओं का हल मौजूद है और हल मिलेगा जब हम आपस में बैठेंगे, साझा करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या है, हम हो सकता है फेल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सोलर सिक्योरिटी फेंसेस लग रही हैं जगह जगह, बहुत कामयाब है। हाथी तक भाग जा रहा है वहाँ से, नीलगाय भाग रही है, तो इंसान क्या चीज़ है? 10,000 वोल्ट का झटका मारती है। खेतियाँ तो इसी तरह से कम हो रही है। हमारे यहाँ मूंगफली खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मूंगफली पैदा होती है। अभी भी है, हैं? अभी बहुत है। अभी हम गए नहीं, थे, अब वो लगभग जो है 70 एकड़ मूंगफली का एरिया अब देख उसके के बाद आए हैं। में लोगों ने वही सिस्टम जी। चोरी वाला, तो एक आदमी कहाँ परेशान होगा। फिर चने की खेती की, चना बहुत बढ़िया। लोनार चले खैर, मैं अपनी बात को अब ख़त्म करता हूँ। फिलहाल जो भी है, आप जो भी समस्याएं कर रहे हैं, चाहे ये नहीं खाली कि खेती से संबंधित, खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं के हल मौजूद हैं। इस मीटिंग में तो हम समस्याओं पे सारी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मकसद यही है कि हमें बस एक विश्वास आपको ये दिलाना है कि, और आपसे एक समझ लीजिए कि गुजारिश ये करनी है कि अब खेती को पकड़ लीजिए और वैज्ञानिक खेती को पकड़िए। हमें जैविक करना है, हमें केमिकल करना है, ये बात की बात है। पहले तो इसी कि हमें समझना है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से कोई जैविक पे आ जाएगा, उसमें भी समय लगता है। पहले तो ज़मीन को हमने बर्बाद कर दिया। मैंने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे भी काम किया है, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी काम किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सपोर्ट में भी मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के खिलाफ भी 10 घंटे बात कर सकता हूँ। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से सही क्या है। जो परिस्थितियाँ हैं किसान की, मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है काम करने का कि जो किसान की परिस्थितियाँ हैं, जो उसकी चॉइस है, जो उसकी परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेस में जो हो सकता है, पहले वो करना शुरू करें और धीरे धीरे उनको नेचुरल सिस्टम की तरफ वो अपने आप लाएँ, क्योंकि हमें ज़मीन को भी बचाना है। अपनी जैविक का प्रोग्राम डॉक्टर साहब शुरू करने जा रहे हैं, उससे भी जुड़ना है। तो जानकारी की भी अब आप लोगों के पास कोई कमी नहीं रहेगी। मार्केट के लिए ये बहुत बड़े दिग्गज हैं, मार्केट के देखने में आपको सीधे साधे लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं। 12 साल से तो मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। ये वो वाले नहीं हैं कि जो धोखा दे के भाग गया, साहब लगवा दिया, गायब हो गए। वो होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो ये धीरू भाई से साथ में इनका पुराना हम लोग का हम लोग का अपने कंसोर्टियम है। मैं तो धीरू भाई से थोड़ा सा बाद में जुड़ा, लेकिन ये इनसे जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने आप इनसे जुड़ा हुआ हूँ। चर्चा होती रहती थी, मुलाकात काफ़ी टाइम के बाद हुई, उनका विज़न समझा, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, ये एक शेप में आना शुरू हो गया। और आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। अब डॉक्टर साहब को तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, कम से कम, सीधी सी बात है। तो आप लोग कम से कम आज जाइए यहाँ से, तो एक विज़न लेके जाइए कि नहीं, अब हमको अपने बच्चों को भी, मेरे साथ के लोग हैं, 50 एकड़ ज़मीन आजमगढ़ के अंदर है, कारगिल में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, थक गया कहते कहते मेरे सीनियर साहब, क्यों कर रहे हो यार नौकरी, अपने आप को हलाक करके 50 एकड़ ज़मीन लीज पे दे रखी है, खुद नौकरी कर रहे हैं। अरे यार बड़े परेशान हैं। हमारे पास तो 1 इंच ज़मीन नहीं थी, 1 इंच नहीं थी। मकान भी हमारे फादर रिटायरमेंट के बाद हमने मिलकर बनाया। हमने तो नौकरी छोड़ के किया, हमें तो ऊपर वाले का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं आई। सब जगह दुनिया भी घुमाई ऊपर वाले ने। शायद सरकारी संस्थान में अब तक होते, पहली बार जब मैं केंद्रीय मृदा अमरता अनुसंधान में था, मुझे पहली बार जब जर्मनी जाने का मौका मिला, मुझे स्टेशन डायरेक्टर ने जाने ही नहीं दिया। तुम जाओगे, अभी तक तो कोई गया नहीं है यहाँ से, तुम्हारा प्रोबेशन है, ये है वो है। दूसरे साल फिर बुलावा आया, अब की बार मैंने कहा लो रिज़ाइन कर दिया, जाएंगे। और उसके बाद ऐसी लाइन लगी कि अब सारा समझ लीजिए कि हमारी रोज़ी रोटी बाहर से चल रही है। तो ये चीज़ जो है सब संभव है, लेकिन प्लीज़ जानकारियों को बढ़ाइए, साथ में अपनी एक दूसरे चीज़ें साझा कीजिए। जो अच्छा हो रहा है आपके साथ वो भी साझा कीजिए, जो समस्याएं हैं जैसे आपने बताया वो भी साझा कीजिए। रास्ते निकलेंगे और हैं, नीलगाय का भी रास्ता है, चोरी का भी रास्ता है, सारी चीज़ें हैं। समस्याएं यही हैं जो हम लोगों का अधूरा ज्ञान है। जो बस सबसे बड़ा समस्या जो है वो अधूरा ज्ञान है, और अधूरा रचकचरा ज्ञान जहर से ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। तो ज्ञान हमें बढ़ाना है। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने अपने 22-23 सालों में जो घूम घूम के पूरी दुनिया में जमा किया है, बस अब वो यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि वो वाला नहीं, 10 मिनट वाला। हाँ, ये है कि जो जुड़ेगा उसको मेरे वीडियो लंबे ही देखने पड़ेंगे। खस के ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं लगातार। अभी आज ही पहला आया आधा घंटे का, 4 दिन बाद मिलेगा वो 1 घंटे का होगा। उसके बाद जो किसान के साथ मिलेगा वो 1 घंटे से भी ऊपर का होगा। तो लेकिन उसमें आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी। खस में भी अभी जो इस इलाके में लोग कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है खस को कैसे किया जाना चाहिए। कर रहे हैं 1 साल की क्रॉप लेकर के, कैसे कैसे खस हो सकती है, किन किन स्थितियों में खस को करने में फ़ायदा है,
कहाँ कम तेल निकलेगा तो वहाँ पर उसको कैसे सही किया जाएगा। बस एक भेड़ चाल चल रही है, जैसे एक कर रहा है वही सारा कर रहा है। हाँ, खस लगा दी बस पर मिट्टी की जांच नहीं हो रही है, डीएपी ठोके जा रहे हैं 1500 2000 का कट्टा लेके, पता चला फॉस्फोरस ऑलरेडी मौजूद है ज़मीन के अंदर। दीमक नहीं है, निमेटोड नहीं है, दीमक की दवा आलू कर रहे हैं तो दीमक की दवा डालनी है। भाई क्यों डालनी है, अब लगेगा तो देखेंगे, बहुत रास्ते हैं। डॉक्टर साहब तो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट जानते हैं, वो सबसे पहले बताएंगे आपको। कितना डर के क्यों खेती करनी है हमको। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई कि इंटेंसिव एप्लीकेशन हमें किसी चीज़ करने का, ज़्यादती कोई नहीं करेंगे। जब भी हम नेचर के साथ में ज़्यादती करेंगे तो नेचर हमें उसका बदला देगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पंजाब के लोगों ने धुआंधार मतलब समर राइस, विंटर राइस मतलब निकाल दिया, और नाइट्रोजन का धक्का-धक पहले चले जा रहे हैं उसके अंदर। हुआ क्या, एक आपने शायद टर्म सुना हो या ना सुना हो, डॉक्टर साहब जानते होंगे, ब्लू बेबीज़, जो कैंसर का आपने डॉक्टर साहब ने बताया, ये दुनिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस पंजाब के अंदर हुआ। नाइट्रोजन का जो पानी ज़मीन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मोबाइल है ज़मीन के अंदर, या तो उड़ जाएगा या ज़मीन में नीचे चला जाएगा। वो कहाँ पहुंचा, वो आपके ग्राउंड वाटर में पहुंचा, पीने के पानी में निकल के रास्ते से, और नवजात शिशुओं को कैंसर हो रहा है वहाँ पर। डॉक्टर साहब ने आपके सामने रख दी है बात सारी। जब हम अंधाधुंध कोई काम करेंगे बगैर जानकारी के, ना लालच कीजिए और ना अंधा लालच कीजिए और ना अंधी जानकारी लीजिए। तो हमने व्यवस्था अब बना ली है, बस आप लोगों का काम यह है कि आप खड़े हो जाइए, साथ दीजिए, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, और जानकारी के लिए हमें पकड़ लीजिए, मार्केट के लिए इनको पकड़ लीजिए। बाकी आपके 2 लोग बैठे ही हैं आपके इलाके में, हम भी कोई बहुत दूर नहीं है, मेरा ऑफिस भी और मेरा घर भी जानकीपुरम विस्तार में ही है, सीतापुर रोड पे ही है, ये भी जानकीपुरम में है। तो बस अभी आप क्वेश्चन ही शुरू करते हैं, मैंने लंबा कर दिया। थोड़ी सी 2 बातें आप एक विश्वास जो है आपको दिलाने के लिए, या कह लीजिए कैसे भी, कि आज हमारे पास जानकारी की भी कमी नहीं है। एफपीओ का काम ये सारा देख ही रहे हैं, हो ही रहा है आपके सामने। मार्केट का जो सबसे बड़ा एक फियर होता है, जब आप सब जुड़ जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बार्गेन करने की भी क्षमता होगी, अपना रेट फिक्स करने की भी क्षमता होगी, और जब आप लोग इतने साथ में होंगे, वो इलाका उस फसल का हब बनेगा, तो मार्केट स्वयं आएगी। उसके बाद भी हमारे पास, अब मेरा अपना एक्सपोर्ट है, 2010 से मेरे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस है, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना। कोशिश यही होगी कि हमारी फसलें बाहर जाएँ। अगर आप लोग लगाएंगे तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ ले आएंगे। अभी मेरे पास, चूँकि मैं 1 to 1 करता हूँ, तो मेरे पास दिखाने के लिए नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ पर 50 एकड़ के अंदर लेमन ग्रास लगा होगा, तो हम कहेंगे हम आपको फील्ड से देंगे लेमन ग्रास। जो लेमन ग्रास यहाँ पर आप बेचते हैं 1200-1300 का, जो जाता है बाहर 2200-2300 में, वो सीधे यहाँ से जाए। जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपने आप खुद एक्सपोर्ट बने, हम उसमें भी कंसल्टेंसी देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब तो आ ही गए हैं इस लाइन में कि अब यूट्यूब पे फ्री में आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचाने जानकारी। तो एक तो ये है कि आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जिनके पास मोबाइल हैं, वो अपना डाटा ऑन कर दीजिए, हम अभी करा देते हैं इसको शुरुआत, वो आपके सबके मोबाइल में चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी मार्केट के बारे में 2-4 बातें आप इरशाद भाई से समझिए कि कैसे ये मार्केट को कर रहे हैं। और कोई जो लोग समझते हैं कि मार्केट नहीं है, बहुत मार्केट है। मूसली का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में आज भी समझ लीजिए कि तकरीबन जो डिमांड है उसकी वार्षिक, वो 410 टन की है, नहीं मूसली सॉरी खस की, और प्रोडक्शन मालूम है ऑल ओवर वर्ल्ड कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 200 टन 250 टन, यानी डबल, आधे से भी कम हो रहा है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, मूसली का जो प्रोडक्शन है, सतावर का प्रोडक्शन है, वो दुनिया के से 4वां और 8वां हिस्सा हो रहा है। तो फिर क्यों बिक नहीं रही, आपका सवाल यही होगा। बिक इसलिए नहीं, हमें मालूम ही नहीं है कहाँ बेचनी है और कैसे उसको सही करके बेचना है। आप मूसली कर लीजिए, 2 मूसली रखी होंगी यहाँ पर, आदमी आएगा ख़रीदने के लिए, ये उठा लेगा, इसको मना कर देगा या फिर उसका प्राइस गिरा देगा आपका। तो ये समझना ज़रूरी है कि कैसी मूसली होगी तब मेरी बिकेगी, ये समझना ज़रूरी है। कूड़े का मार्केट नहीं है, हालांकि है उसका भी, तो वो समझना है। तो इरशाद भाई आपको दे रहा हूँ माइक, थोड़ा सा जो है मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये ज़रूरी है। भैया भी जो है थोड़ा सा अपना शेयर करेंगे। आ जाइए इधर ही बाहर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम इरशाद है और मैं मार्केटिंग करता हूँ हर्बल रॉ मटेरियल में सारी चीज़ों पे, चाहे वो एरोमेटिक में ऑयल पर हो या लेमन ग्रास है, मूसली है, और जैसे हमारे राजेंद्र भाई यहाँ पे ब्राह्मी वगैरह करा रहे हैं, वो भी मैं यहाँ से उठा के ले जाता हूँ। बस कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल हो। अगर एक किसान के पास 50 किलो माल है तो वो हमारे लिए उठाने में दिक्कत होती है। अगर टन 2 टन होता है तो हम आराम से आसानी से उसको गाड़ी से उठा ले जाते हैं। और हमारा जो पेमेंट कंडीशन है अभी जो है वो हार्ड कैश रहता है किसान के फार्म पे ही। और अब अगर एफपीओ के थ्रू हमारा जो भी
सेल परचेज होगा, उसका पेमेंट एफपीओ के थ्रू ही होगा। वो तो सिस्टम भी यही है। हाँ, और बाकी यहाँ पे बहुत से लोग मुकैया पंचांग का काम करते हैं, बहुत से लोग ब्राह्मी करते हैं, बकोपा करते हैं, ग्लोय भी लोग तैयार करते हैं, ग्लोय भी जाती है, पतंजलि भी मैं माल भेजता हूँ अपना, और हिमालय भी जाता है। सहारनपुर में बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडियन हर्ब हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो सारी जगह सप्लाई मेरी रहती है। मार्केटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। शुक्रिया। आपके बदल समाधानपुर के रहने वाले हैं और किसानों को जैविक खेती के बारे में बताते रहते हैं और करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा साहब लोगों ने बताया, तो थोड़ा सा हम भी बताएंगे। सब लोग खेती करते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं, कोई ख़राब खेती नहीं करता है, सारे लोग अपने अनुसार सब अच्छी खेती करते हैं। लेकिन खेती का अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया, नई तकनीकी खेती आ गई है। अब उस तरीके से गेहूँ धान वही करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जो हमारे जागरूक किसान हैं वो गेहूँ धान बंद कर दिए, गेहूँ धान अपना खाने भर का करते हैं और खेती में और फसलें करते हैं। तो हम अधिकतर किसानों को मेडिसिनल प्लांट करवाते हैं, मतलब जैसे जिन फसलों से दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वो फसलें करवाते हैं हम। तो उसमें बहुत सारी फसलें आती हैं। उसमें आप लोगों ने शायद कभी यहाँ देखा हो, 2-4 साल पहले यहाँ एक चिकोरी कटा करती थी, प्लांट लगा था, वो हम करवाते थे। यहाँ पर खूब प्लांट लगता था, खूब सारे एरिया में फैलाई जाती थी, चिकोरी क्रॉप थी। यहाँ कोई नहीं जानता है, यहाँ का आदमी नहीं जानता है। हमारे किसान कुछ बैठे हैं यहाँ पर, वो लोग जानते हैं, बहुत अच्छे खुश रहते थे किसान। लेकिन हमारे द्वारा कुछ डिमांड कम होने के कारण नहीं कराया जाए, अगले साल से फिर स्टार्ट होगा उसका काम। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं हम करवाते हैं जैसे गेहूँ धान से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो एक अभी आप सारे लोग नाम ले रहे थे कैमोमाइल, कैमोमाइल के बारे में नाम लिया, सबने बताया, लेकिन थोड़ा सा उसके डिटेल में हम जाते हैं। डिटेल में इस तरीके से जाएंगे, खेती शुरू करते हैं उसकी। 1 एकड़ खेत, 1 एकड़ मतलब 5 बीघे। तो 1 एकड़ में अगर एक बार लगा देते हैं, जैसे बैंगन मिर्च टमाटर लगाते हैं उस तरीके से लगाना है, और एक बार लगा देना है, एक निराई कर देना है, और 2 या 3 पानी लगेंगे। उसके बाद अभी ट्रांसप्लांट का टाइम चल रहा है, ट्रांसप्लांट कर देंगे, मतलब नर्सरी 1 महीना पहले डाली जा चुकी है, अब ट्रांसप्लांट का टाइम चल रहा है। खेत में लगा देंगे, जैसे बैंगन लगाते हैं, लगाने के बाद एक निराई करेंगे और एक पानी लगाएंगे। फरवरी से उसकी तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कहीं बाज़ार में नहीं बेचने जाना, कहीं नहीं बेचने जाना, ना ही किसी को टैक्स देना है, गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देना है। आप अपने खेत पे लगाइए और फिर फरवरी से तोड़ाई स्टार्ट होती है। तो लेबर हमारी काम नहीं करती है, कहते लोग लेबर काम नहीं करती है। लेबर को बुलाइए तो वो फूल चुनने के लिए उसको ठेके पे दे दीजिए, 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, जैसा तुम्हारा लेबर सेट हो जाए। 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, कोई 8 किलो में सेट कर लेता है, कोई 12 रुपये में, कोई 13 रुपये में, कोई 20 रुपये में, जैसे जिसका सेट हो जाए सेट कर ले। फिर उसका मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है हमारे इंडिया में, बहुत अच्छा मार्केट है। तोड़ाई करते हैं, फरवरी मार्च करेगा, अप्रैल करेगा, 3 महीने तोड़ाई लगातार उसकी चलती रहेगी, डेली नहीं टूटेगा। जैसे 1 एकड़ लगा दिया, तो 1 एकड़ अगर जो एक दिन में किसान तोड़ रहा है तो 1 हफ्ते बाद फिर टूटेगा। तोड़ाई करके छत पे डाल दीजिए, सूख जाएगा, कुछ नहीं करना, पैक करके रख देना है। हमारे साथ भैया आएंगे, फटाक से आपसे ख़रीद करके लेके चले जाएंगे, और उसका रेट फिक्स है। आज गेहूँ आप लगा रहे हैं तो कोई रेट फिक्स नहीं है, हो सकता है उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो आपका वो 10 रुपये या 12 रुपये में बिक जाए, या गवर्नमेंट सप्लाई ज़्यादा दे दे तो रेट उसके गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गेहूँ और सब्ज़ी के रेट इधर उधर, उसका रेट गिरता नहीं, उसका एक रेट आपको फिक्स मिल जाएगा, रेट फिक्स मिल जाएगा। आपका जब माल तैयार होगा तुरंत उठ करके चला जाएगा। कुछ हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं जो जैसे यहाँ पे ये हैं, और हमारे धीरू भैया हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मर हैं हमारे। ये अगर प्रोडक्शन कर देंगे तो इनको रेट हम फिक्स दे देंगे, तुरंत जैसे ही ट्रांसप्लांट करेंगे इनको रेट दे देंगे हम कि इस रेट में हम ख़रीदेंगे, उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन करें। तो इस समय 350 तक उसका रेट चल रहा है। अब केजी, हाँ, अब 1 एकड़ मानो, 1 एकड़ में होता कितना है, छोटा फूल होता है, 1 एकड़ में होता कितना है, हो जाता है 6 कुंटल तक, और अच्छे किसान 7 कुंटल भी कर लेते हैं। मैं 6 कुंटल भी नहीं लेता हूँ, मैं 5 कुंटल लेता हूँ, बिल्कुल मिनिमम उत्पादन, मतलब किसान बहुत ज़्यादा ना कर पाए उसका ले रहा हूँ मैं 5 कुंटल।
मैं 7 कुंटल 8 कुंटल नहीं लेता हूँ, 5 कुंटल लेता हूँ। तो 5 गुणा 35 कर दीजिए और 5 उसमें से भी ऊपर निकाल दीजिए और कुछ नेसेसरी खर्चे आते हैं, आप 300 में रखिए। तो 5 या 35, सॉरी 5 या 15, 35 वो मेरे दिमाग में था। तो 15, 1.5 लाख का हो गया 1 एकड़ में। 1.5 लाख में आप 50,000 का खर्च निकाल दीजिए। 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं आएगा किसी भी हालत पे। 50,000 का खर्च 1 लाख बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। ना गेहूं में 1 लाख का मुनाफा हो सकता है, ना ही मटर में, ना ही आलू में। 1 लाख का इस तरीके का मुनाफा नहीं हुआ। आलू अगर लगाएगा तो बहुत बड़ी पूंजी लगाएगा किसान, 1 एकड़ में कम से कम 50, 60 या 80 हज़ार तक की पूंजी लगा सकता है। इससे पूंजी नहीं लगाना, एक बार लगा देना, तोड़ते रहना। तो ऐसे ही बहुत सारी फसलें हैं हम लोगों के पास, हम यहाँ के किसानों को करवाते रहते हैं और आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको भी जोड़ देंगे, चलते रहेंगे आगे तक, आपको भी जोड़ेंगे। आपको नहीं, पूरी फसल 5 कुंटल निकलेगा। छोटा होता है, हल्का होता है लेकिन अच्छा, इनकम अच्छा होता है। मतलब सब्जी लगा दिया हमने, माना कि लौकी लगा दिया, अब लौकी का रेट मुझे पता नहीं है कि क्या रेट वो बिकेगी। हाँ, अच्छा भी मिल सकता है, बहुत अच्छा रेट में, उससे 4 लाख भी मिल सकते, लेकिन ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है। लोग पीछे ही रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अर्ली कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, तो वो लोग अच्छा पैसा पा जाते हैं। कुछ ये एरोमेटिक प्लांट हैं जो आयुर्वेदिक फसलें हैं, इनमें कुछ फिक्स रेट हैं, कुछ वो उतना पैसा आपको मिलेगा और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें DAP डालनी, ना यूरिया डालना है। गोबर की खाद थोड़ी बहुत डाल दो, लगा दो। और बहुत अच्छा खेत नहीं चाहिए, जैसे आलू के लिए बहुत अच्छा बनाते, बहुत सारी जुताइयाँ करते, ऐसा कुछ नहीं करना। दूसरी फसलें हैं, ब्राह्मी है, बकोपा है और बहुत सारे चिकोरी है, सैकड़ों फसलें हैं हमारे पास। हम करवाते रहते हैं किसानों से। जो हमारे किसान करते हैं ना, बड़े खुश रहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग सिखाना पड़ेगा तभी तो जानेंगे, ऐसे तो नहीं जानेंगे। तो ऐसे उसके बाद हम ऑर्गेनिक में आप सब लोगों को जोड़ देंगे, जो कि गवर्नमेंट द्वारा आप सर्टिफाइड हो जाएंगे कि ऑर्गेनिक हैं। आप लोगों को जोड़ करके फिर आगे काम करेंगे। ऑर्गेनिक मेन बेस होता है। ऑर्गेनिक नहीं करोगे तो आज के कुछ दिनों बाद फसलें बिकना बंद हो जाएगा धीमे धीमे। आज कुछ ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं कि ऑर्गेनिक जो फसलें हैं उनकी रेट 2 गुने से ज़्यादा हैं और जो नॉन ऑर्गेनिक हैं उसके 2 गुने से कम हैं। ठीक है, थैंक यू। मनोज जी जो है आपको, हाँ देखिए, मैं एक छोटी सी खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। मैं अभी उठ करके गया था, जिला कृषि अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने समय दिया है कि जैसे ही FPO बनेगा और उसका उद्घाटन जिला कृषि अधिकारी लखनऊ और जिला जो DM साहब आकर के यहीं पर करेंगे। तो एक अपने गाँव के लिए एक बड़ी जो है खुशखबरी की बात होगी। मैं उठ करके इसलिए गया था। इसके बाद जो है HDFC के जो लोन, किसानों को लोन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा खेती के लिए, तो उस पर जानकारी देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं अपना परिचय देता हूँ। तो मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है और मैं HDFC में हूँ इस समय। तो जैसे आप लोग तो लोन के लिए जाते ही होंगे, जब भी फसल का रहता है कि बैंक गए लोन के लिए। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं जिसमें किसान भाइयों को लोन पहले गवर्नमेंट देना चाह रही है, बट ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को भी बैंक तक आना होगा। जैसे ये आप जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, FPO बना रहे हैं, इसके थ्रू आप आते हैं तो एक आदमी को आने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी तक देख रहे होंगे, जो मार्केट में हम लोगों ने भी रिसर्च किया है कि अगर 10 किसान जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बेसिकली चलता है किसान क्रेडिट कार्ड का ही, तो उसमें क्या 10 को अलग अलग जाकर अपनी फ़ाइल बनवानी है। यहाँ पर क्या होगा कि एक ही आपका जो मुखिया है वो आएगा, बैंक से कहेगा भाई हमारे पास इतने लोग हैं, इतनी ज़मीन है, इतना हमें लोन चाहिए। बैंक इमीडिएट फाइनेंस करता है, कोई उसमें आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है जो जनरली चलता है। तो है सारी सुविधाएं दे रही हैं। आप लोग जुड़िए, अपना FPO बनाकर तैयार करिए, बैंक आपके साथ है। आने वाले दिनों में बैंक तो इतना का मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं उसमें डोर टू डोर जाने की भी आगे है कि
आपको बैंक ना आना पड़े, जो इस तरह की समस्याएं हैं उनसे न करना पड़े। तो जुड़िए आप लोग और आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। पैसे से बैंक पूरी आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने धैर्य से हम सभी लोगों को सुना, हम सभी लोगों के अपने परिवार को सुना, तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग जो अपने लिए भी ताली बजा दें बहुत तेज़ से, जिससे लगे कि कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब कार्यक्रम ख़त्म किया जाएगा। और जैसे कि सवाल की बात तो भी हो गई सर, मैं आदरणीय अरुण कुमार सिंह चाचा को बुलाऊंगा, जो कि हमारे बीच के हैं और किसान भी हैं और एक तरह से जो है वकील का भी अच्छा काम, वकालत भी अच्छा काम करते हैं और आप सरकारी वकील भी रहे हैं। तो आप आकर के हमारे सभी किसान भाइयों को, हम लोगों को वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा और काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ, जिससे कि हम लोग ढंग से खेती कर सकें। बहुत सारे लोगों को, हमको खुद नहीं पता था कि क्या खेती करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इसलिए आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब वगैरह, तो हम आभारी हैं और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इनसे ये भी निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, ऐसा ना हो कि धन्यवाद के बाद ख़त्म कर दें। और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी परिवार के सदस्यों को नमस्कार करना चाहेंगे और उनको भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी कोई लोग रह गए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो करवा लिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। तौसीफ, हाँ। ये हमारा जी, हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप लोग देखिए, यहीं पर जो है कार्यक्रम को विराम दिया जाता है। तो साथियों, ये था आज का पूरा कार्यक्रम जो आप लोगों ने देखा। मेरे साथ में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो बख्शी का तालाब तहसील के कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया। मैंने भी किसानों से जो बातचीत की वो आपने सुनी। किसानों की भी कुछ एक आध क्वेश्चंस आपको बीच में शायद सुनाई पड़ रहे होंगे, वहाँ तक उनके पास माइक नहीं था और हमारे पास इस टाइम ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि शायद उनके सवाल आपको अगर सुनाई पड़े हैं नहीं पड़े हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो ये बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो एक कार्यक्रम के तहत ये जो एक पहल हुई है, ये भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी नीड है। आज भी हमारे देश में आप ये समझ लीजिए कि 2000 के करीब FPO चल रहे हैं, जबकि ये इतना बड़ा फ़ायदा है कि अगर ये FPOs बन जाते हैं और इसको एक संस्था के तहत सारे किसानों को देश के जोड़ दिया जाता है, तो जो एक ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, जो सरकार का एक नज़रिया है खेती की तरफ, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो ये एक इतने बड़े लेवल पे हमें लेके जाएगा संसार में। और एक भौगोलिक हमारे जो एक परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये इतने हमें बड़े स्तर पे ले जाएगा, वैश्विक स्तर पे, कि हमारा मुकाबला करने वाला फिर शायद कोई ना हो। वैसे भी हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम के तहत अगर आपके कोई सुझाव हैं, क्योंकि हम ये जगह जगह ये काम शुरू करने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग ये काम लखनऊ के आसपास शुरू करेंगे, अपने ज़िले में शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ किसानों को कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, उनको उनके नज़रिए को, उनको विज़न देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक उनको झकझोरने के लिए कि इस चीज़ के लिए खेती के भविष्य को समझें, पहचानें और उसको एक उद्यम की तरह लेके चलें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ आने जाने का खर्च जो आपका हमारा आता है या रहने का वो है। बाकी हम आपके लिए पूरे भारतवर्ष में आप जहाँ भी हमें बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ में सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो करे और इसमें इस तरह की जानकारियाँ हम आपके साथ आगे साझा करते रहें। कृषि की हालत हमें बदलनी है तो मिलकर काम करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। जल्दी ही हम मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।